Hello friends, welcome to PA online free course by GDS exam. This is our third lecture on PO guide part 2. PA online free course में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मेथड ऑफ एड्रेसिंग एंड मेकअप ऑफ आर्टिकल्स. In this class we will start from manner of prepayment of postage. इस क्लास में हम लोग पूर्व भुगतान करके कैसे पोस्टेज करते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस में. तो फर्स्ट पॉइंट है, जो पोस्टेज स्टाम्प होगा उसमें इंडिकेशन होगा इंडिया पोस्टेज का. इसके द्वारा हम प्रीपेमेंट कर सकते हैं. Postage stamps with indication India postage or with franking impression, both will have indication of India postage. Okay, this is important. India postage, it should be indicated. Next is prepayment in cash. For unregistered articles, if we want to do prepayment in cash, for big cities it should be at least 500 at a time, then only we can do prepayment using cash, and for a small city it should be 250. तो अगर हम कैश के द्वारा पूर्व भुगतान करना चाहते हैं तो बड़े शहरों में कम से कम एक बार में 500 आर्टिकल होना चाहिए. ठीक है, एक बार में 500 आर्टिकल. और छोटे शहर के लिए एक बार में 250 आर्टिकल. हम अनरजिस्टर्ड आर्टिकल की बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रीपेमेंट कैश में कर सकते हैं कुछ स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल से कुछ शहरों में. ठीक है, और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए भी हम कर सकते हैं प्रीपेमेंट इन कैश. तो देखते हैं जो हमारा दूसरा है स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल. अगर हम रजिस्टर्ड आर्टिकल को बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इस बड़े बड़े शहरों में अगर हम रजिस्टर्ड आर्टिकल को भी अगर प्रीपेमेंट इन कैश करना चाहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में हम पूर्व भुगतान करके कुछ कैश द्वारा पूर्व भुगतान करके कुछ भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए शर्त है कि एक बार में 500 आर्टिकल होना चाहिए कम से कम, सेम टाइप और सेम वेट का एट ए टाइम, तभी हम इस फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में क्या है, हमें इसके लिए एक अलग से लाइसेंस लगेगा फॉरेन में भेजने के लिए. फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वी नीड अ सेपरेट लाइसेंस. ओके, एंड हाउ यू विल post it? You have to write license number first. After that, in a box with a border, you have to write postage paid and port pay. Postage paid means port pay. If you want to pay using cash, you have to write this also. And this area should be minimum 300 square mm. 300 square mm. This border should be minimum of 300 square mm. If we talk about in dimension, length should be minimum 20 mm and width should be minimum 15 mm. Minimum 20 mm and minimum 15 mm. Minimum 15 mm. Okay. So, and inside that you have to write postage paid. We have already discussed this. Franking machine should appear on the top right hand corner. Okay. It should be applied here. If you want to post using franking machine, it should be on top right hand corner. One important, this is very important, postcard having a stamps affixed on back side to be treated as unpaid. पोस्टकार्ड, अगर हम पोस्ट कार्ड में स्टाम्प बैक साइड में लगा दे, बैक साइड करने का मतलब है जिधर एड्रेस नहीं होता, अदर देन एड्रेस साइड, एड्रेस को छोड़कर, तो उसको अनपेड ट्रीट किया जाएगा. क्या ट्रीट किया जाएगा? अनपेड.
postcard having a stamps on back side, it will be treated as unpaid. Okay, this is important. Another important is like non-postal stamps or charity or other labels. It should not be on the address side. Okay, otherwise it could be mistaken for franking impression. जो पोस्टल स्टाम्प नहीं होगा या फिर जो चैरिटी स्टाम्प होगा या अदर कुछ दूसरे भी लेबल होगा, उसको हम लोग एड्रेस साइड में नहीं लगाएंगे, नहीं तो कुछ मिसकन्फ्यूज़न हो सकता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स। अगर हम जहाज में किसी चीज़ को पोस्ट करना चाहे तो इंडिया पोस्ट वो भी फैसिलिटी देता है। और कोई पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पर इंडिया पोस्ट है, तो वो भी अगर मूविंग कोई जहाज है, वेसल मीन्स जहाज, बड़ा जहाज, बिग, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया पोस्ट जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंडिया पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसमें क्या करता है इंडिया पोस्ट, अगर इंडियन पोर्ट पे कोई वेसल है आके रुका हुआ है, इफ एनी वेसल इज एट इंडिया पोर्ट, देन इट शुड हैव इंडियन पोस्टेज स्टाम्प, इट शुड बी पेमेंट विल बी डन थ्रू इंडियन पोस्टेज स्टाम्प्स ओनली। ओके, अगर कोई जहाज, बड़ा जहाज इंडियन पोर्ट पर है, इंडियन बंदरगाह पर है, तो उसको हम लोग इंडियन पोस्टेज स्टाम्प द्वारा ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगर कोई जहाज दूर है, मतलब समुद्र में है और हाई सी एरिया में है, जनरली इट इज अवे फ्रॉम 20 नॉटिकल मीटर्स 200 nautical miles from the coastal areas, like from this area it is 200 nautical miles, then this vessel will have the stamp of which the vessel belongs. Okay, तो हम बात कर रहे हैं अगर जहाज बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, समुद्र में है, तो वहाँ पर हम इंडिया पोस्टेज की जगह पर वहाँ हम जिस कंट्री का जहाज है, जिस देश का वो बड़ा सा जहाज है, उसका स्टाम्प हम लोग वहाँ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोग जो पोस्टेज करना चाहते हैं जहाज के ऊपर, तो उसमें हम लोग दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, बाय सरफेस भी भेज सकते हैं, बाय एयर भी भेज सकते हैं। बाय एयर और बाय सरफेस वी कैन सेंड आवर आर्टिकल्स बाय एयर और बाय सरफेस एज डिजायर्ड बाय द सेंडर। सेंडर जैसा चाहेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, सेंडर के हिसाब से। अब जहाज है, लेकिन अगर हम एयर से उसको भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन पोस्टेज स्टाम्प अगर नहीं लगा है, ठीक है, अगर इंडियन पोस्टेज स्टाम्प नहीं लगाए हैं और उसको हम एयर से भेजना चाहते हैं, तो उसमें हमें अलग से स्टेटमेंट ऑफ मेल्स देना पड़ेगा। साथ में अगर वो जहाज इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें ऑफिशियल AV2 स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इंडियन पोस्टेज स्टाम्प्स आर नॉट टू बी हैंडेड ओवर, Indian postage stamps are to be handed over separately with a statement of weights of the mails grouped according to the destination or the official AV2 statement। उसमें AV2 स्टेटमेंट देना होगा, रसीद प्रोवाइड किया गया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, अदरवाइज उसमें देना होगा स्टेटमेंट ऑफ वेट ऑफ द मेल्स, स्टेटमेंट ऑफ द वेट ऑफ द मेल्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एयर कन्वीनियंस चार्ज होता है, आप शिप पर हैं और एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हैं, एयर कन्वीनियंस चार्ज, ये फिर इंडिया पोस्ट को मिलेगा, जिस कंट्री का वो जहाज है वहाँ से वो रिम्बर्स करेगा पैसा, एयर कन्वीनियंस चार्ज। बाकी पैसा तो वो रख लेगा, लेकिन एयर कन्वीनियंस चार्ज इंडिया को मिलेगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस को। इसीलिए ये स्टेटमेंट ऑफ मेल, स्टेटमेंट ऑफ weight of mails, statement of weight of mails,
statement of weight of meals. Okay. ये क्यों जरूरत पड़ता, why this is required? Because for air transmission and which are not having Indian postage stamps, Indian Post Office will get air convenience charge that will be reimbursed from the destination vessel or the country from which the vessel belongs. Okay, we have seen this, na, to which the vessel belongs. From that country, this air convenience charge will be reimbursed to the Indian Post Office. Coming to clause number 14, delivery in the country of destination. Indian Post Office has no control on how the delivery will be done in the destination country. इंडियन पोस्ट ऑफिस का डेस्टिनेशन कंट्री में कैसे डिलीवरी होगा उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। उस जिस देश में डिलीवरी होना है वो देश अपने हिसाब से किसी भी आर्टिकल का डिलीवरी करेगा, उस पर इंडियन पोस्ट ऑफिस कुछ नहीं बोल सकता, उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है उस कंट्री का। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन द आइटम विल बी डिलीवर्ड इन द डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ हम लोग भेज रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। अगर कोई आर्टिकल का डिलीवरी नहीं होता है, आउटवर्ड बोले तो जो इंडिया से फॉरेन की ओर भेजते हैं हम लोग, इंडिया से बाहर जो आर्टिकल जाता है उसको हम लोग आउटवर्ड बोलेंगे, जो इंडिया की तरफ आता है फॉरेन से इंडिया की तरफ उसको इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, दिस इज लाइक स्मॉल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर डिलीवरी नहीं होता इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सेंडर के द्वारा। सेंडर क्या करता है, एड्रेस साइड में एक नोट लिख सकता है। ठीक है, किसके लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या रिटर्न करने के लिए, अपने हिसाब से एक नोट लिख देगा एड्रेस साइड में, उसको क्या करना है। ठीक है, एड्रेस साइड में वो लिख देगा नोट, उसको क्या करना, रिटर्न चाहिए या डिलीवरी चाहिए, सॉरी रिटर्न या डिस्ट्रॉय इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर क्लॉज नंबर 16, विथड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। अब किसी वजह से हम आर्टिकल को विथड्रॉ करना चाहते हैं या फिर उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो अगर वो आर्टिकल वहाँ पे डिलीवरी नहीं हुआ है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, अगर उसका डिलीवरी नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, किसी तरह से उसको सीज नहीं किया है, तो उसको रिकॉल के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। इफ द आर्टिकल इज नॉट destroyed or delivered, in that case recall request can be made. For that you need fee and application with a statement of reason. You need fee and a statement of reason, and you have to submit it at sub post office or head post office, or prefer that where you have posted the article. Okay, this will be sent through surface. This request will be sent through surface beyond India. But if the sender desires the request should be forwarded by air or telegram, he should be pay the surcharge applicable to the country concerned for a later. अगर नॉर्मली उसको सरफेस के द्वारा भेजा जाएगा, दिस रिकॉल रिक्वेस्ट विल बी सेंड बाय सरफेस, बट इफ सेंडर वांट्स बाय पेइंग एयर सरचार्ज द रिक्वेस्ट कैन बी फॉरवर्डेड बाय एयर। ठीक है, एयर अगर इंडिया है और हम एयर के द्वारा चाहते हैं कि हमारे अच्छा सॉरी जो आर्टिकल अब रिकॉल के लिए आएगा वो बाय एयर आएगा, बाहर के कंट्री के द्वारा। ठीक है, बाहर से जो हमारा जो आर्टिकल है
इंडिया में रिकॉल करने के बाद अगर आ रहा है तो उसको बाय एयर भेजा जाएगा, ठीक है। इसके लिए सेंडर जो इंडिया में है उसको एक्स्ट्रा एयर सरचार्ज देना पड़ेगा ये आर्टिकल रिकॉल के लिए। और ये जो रिकॉल फी होगा जनरली नॉन रिफंडेबल होता है, इसको जनरली रिटर्न नहीं किया जाता है, ठीक है। द आर्टिकल विल बी रिकॉल्ड बाय एयर and sender has to pay extra air surcharge. Sender has to pay extra air surcharge and this recall fee is generally non-refundable. Next is delivery of inward mails at clause 17. Generally it is done by PO Guide Part 1 in India. There is one provision like you can collect directly, the receiver can collect directly from the office of exchange after the custom examination and providing the identity proof. The sender can directly collect the article from the office of exchange after custom examination. कोई भी रिसीवर डायरेक्ट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जाके अपना पार्सल ले सकता है कस्टम एग्जामिनेशन के बाद। कस्टम द्वारा उसका जांच पड़ताल होगा, उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाएगा, उसके बाद वो अपना पार्सल वहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउस चार्जेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next class. Thank you.